नमस्कार, जिया न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला। वक्त है बातों बातों में का। बातों बातों में एक चीज़ निकल कर आई है कि एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है तो एक केंद्र में सरकार बीजेपी की है। पहले सवाल खड़े करने की आदत और अब सवाल से बचने की आदत दोनों बीजेपी के सामने मुंह खोल के खड़ी है। और ऐसे में सफाई देने के लिए हमारे साथ प्रभात झा साहब हैं। प्रभात जी, जिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार महंगाई को लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे सवाल खड़े करते थे। आज उसका जवाब खुद ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि 30 दिन का हनीमून पीरियड छोड़ दीजिए, अभी तो 100 दिन की बात करिए सीधे सीधे। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं सफाई देने नहीं बैठा हूं, बातों बातों में बात करने बैठा हूं। सफाई कमजोर लोग देते हैं और मैं बहुत मजबूत कार्यकर्ता हूं बीजेपी का। और महंगाई जैसे विकराल समस्या जो 10 साल में खड़ी की गई उसका सामना करने के लिए बैठा हूं। महंगाई किस चीज में हुई है? आलू के दाम कम हुए हैं, नियंत्रित रखे गए हैं। प्याज के दाम नियंत्रित रखे गए हैं। तिलहन के दाम नियंत्रित रखे गए हैं। सभी दालों के दाम नियंत्रित हैं। गेहूं चावल बाजार में उपलब्ध हो गया है उचित दामों पर। गरीबों को बांटने के लिए फैसला कर लिया गया है। क्या आप बताइए मुझे, किसके दाम बढ़ गए? क्या रेल का किराया बढ़ाने से दाम बढ़ गए? ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, देश की गलतफहमी नहीं है। देश एकदम खड़ा है और वह उसको स्वीकार करने के लिए खड़ा है कि जिस तरफ नरेंद्र मोदी ले जाएंगे, जहां ले जाएंगे, जैसे ले जाएंगे, एक विश्वास और साख पैदा की है कि मेरा नेता, हमारा नेता, देश का नेता गलत नहीं हो सकता। इसलिए आपका यह दलील और आपकी यह बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि महंगाई बढ़ी है। प्रभात भाई, महंगाई का जिस तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं, हमेशा से देखा गया है कि जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या उसके अलावा रेल किराया, क्योंकि माल ढुलाई का कहीं ना कहीं साधन यही सब है। और ऐसे में आम जनता की तो कमर वैसे भी टूटी हुई है, उसके बाद ये रेल किराया का बढ़ना क्या महंगाई के बढ़ने का एक संकेत नहीं है? और ये बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। प्याज आप कह रहे हैं अभी कंट्रोल में है, लेकिन आने वाला वक्त नासिक में प्याज नहीं आती है मार्केट में, एक दिन के अंदर ही प्याज के रेट डबल हो जाते हैं। इन सब चीजों से कैसे? चीनी 2 रुपए महंगी हो चुकी। किसने कहा आपको चीनी महंगी हो गई? चीनी महंगी हुई नहीं है, टीवी पर महंगी है, चैनल्स पर महंगी है, बाजार में महंगी नहीं है। एक हवा खड़ा करने की कोशिश की गई है जिसमें चैनल सफल नहीं हो पा रहे। और मैं सभी की बात नहीं कहता, सारे चैनलों में बहुत चैनल सच्चाई को भी दिखा रहे हैं। इसलिए वास्तविकता से दूर होकर प्रश्न करने पर उत्तर भी आपको वैसा ही मिलेगा। आपने कहा रेल किराया, 900 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा, 26,000 करोड़ रुपए वार्षिक घाटा। क्या आप चाहते हैं रेल बंद हो जाए? कुंजरू कमेटी 1962 में बनी थी और तब वांचू कमेटी, खन्ना कमेटी, काकोदर कमेटी, सारे कमेटियों के रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। कोई योजना नहीं। और एक 50 पैसे किराया बढ़ाया था दिनेश त्रिवेदी ने, तो ममता बनर्जी ने रेल मिनिस्ट्री छीन ली। 10 साल में रेल को खोखला कर दिया गया। क्या वोट और यात्री में अंतर नहीं होते हैं? क्या वोट के आधार पर रेल का किराया बढ़ेगा? इसलिए मोदी जी ने साहस के साथ रेल के भविष्य की सभी संभावनाओं को द्वार खोलते हुए उन्होंने कहा है कि हम अच्छी सुविधा भी देंगे और रेल का किराया बढ़ाना लाजमी था। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, यानी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पत्र क्यों लिख दिया था प्रधानमंत्री उस वक्त? उस समय गुजरात को बहुत बड़ा घाटा दिया गया था, इसलिए लिया गया था। आप जानते हैं कि गुजरात बहुत जबरदस्त निर्यात करता है और इसलिए उस समय माल ढुलाई के किराए में जो वृद्धि की गई थी उसके कारण जो गुजरात पर बोझ बढ़ा था उसके कारण लिखा। तब ये नहीं समझ में आया था कि भाई रेल का किराया बढ़ेगा या रेल नहीं देखिए विकास हो जाएगा। रेल नहीं, तब रेल का विकास नहीं हो रहा था। नहीं, अनावश्यक प्रश्न है ये। बात को समझना पड़ेगा। आप भी देश के नागरिक हैं। देश की परिस्थितियों को अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसे सवालों से जनता गुमराह नहीं होगी। प्रभात जी, जिस तरीके से रेल की जर्जर हालत के बारे में बता रहे हैं आप, उसमें एक वक्त ऐसा भी था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब से लेकर सवाल खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी की सरकार में भी ये सवाल खड़े हुए थे कि सुरक्षा को लेकर रेल आज भी संजीदा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गई, मनमोहन आई, नरसिम्हा राव की, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई। रेल हादसे और रेल की लेट लतीफी ये जारी है और आज भी जारी है। तो ये कहना गलत होगा। 1950 में जब रेल प्रारंभ हुआ था तब 16,000 तक की घटनाएं होती थी। आज वह घटना 125 पर आ गई है। इसलिए हम सेफ्टी में बहुत आगे बढ़े हैं। यह कहकर मैं दोषारोपण नहीं करूंगा कि यूपीए ने कुछ किया ही नहीं। हां, रेल की पटरियां, बैगन, बोगी,
ये डिब्बे जर्जर हैं, जवाब दे चुके हैं। 1.25 लाख से अधिक पुल, छोटे या बड़े, अंग्रेजों के जमाने में बने थे, वे सभी धराशायी हैं, अपनी उम्र खत्म कर चुके हैं। इसलिए आज 1,40 करोड़ रुपए 1,40 करोड़ रुपए की प्राथमिक आवश्यकता है रेल को सुधारने की। लालू जी आए, ममता जी आई, दिनेश जी आए, अन्य जो लोग आए, इन्होंने सिर्फ रेल का वोट के आधार पर और अपने क्षेत्र के आधार पर राजनीति किया और चीप पॉपुलरिटी के लिए भारतीय रेल को बर्बाद करने की कोशिश की। गंगा की सफाई तो एक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है जो इंडस्ट्रियल होता है। आप लोग लाइसेंस, या जहाँ कहा जाए केंद्र सरकार लाइसेंस ऐसे क्यों दे देती है? क्यों नहीं चेक किया जाता है? क्यों नहीं फैक्ट्री से पूछा जाता है कि साफ पानी तो ले रहे हैं लेकिन निकाले में साफ पानी? या फिर वही बात आ गई, स्टेट गवर्नमेंट के सवाल को आप मुझसे कर रहे हैं। इससे पहले कि सरकार, सवाल यह है कि उठाए गए कदम को हमको बढ़ाना होगा। आज मां गंगा के प्रति हमने जो चिंता व्यक्त की है, मंत्रालय बनाया है, सिर्फ गंगा नहीं, सभी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, जीवित नदियों को और जिंदा करने के लिए जो प्रयत्न प्रारंभ किए गए हैं, उसकी सराहना करना भी सीखिए। तो इसके लिए कोशिश लगातार जारी रहेगी, निश्चित जारी रहेगी। तो ऐसे में राज्यों से कैसे समन्वय बैठाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो हम संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं, इसलिए अभी तक जितने मुख्यमंत्री मिले हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे आंध्रा वाले हों, चाहे तमिलनाडु वाले हों, सभी को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सरकार किसी की भी केंद्र में हो, लेकिन संघीय प्रणाली पर आंच नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं मुख्यमंत्री के दर्द को समझता हूं। इसलिए आपका दर्द राष्ट्रीय दर्द समझकर मैं उसको दूर करूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हर मंत्रालय में आजकल देखा जा रहा है। बिल्कुल खुले तौर पर ये आरोप सीधे सीधे लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल, जो पूरा मंत्रिमंडल है, उसके अंदर कोई भी अधिकार क्षेत्र वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि सचिव भी रखना है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछना होगा। इस आरोप से कैसे बरी? फिर वही गलत आरोप लगा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के मर्जी पर और उनके दया पर मंत्रिमंडल बनता है। क्या आपको भारत का संविधान नहीं पता? और अगर वो सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, आप जितना जागरूक रखना चाहते हैं, इतना ही वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को रखना चाहते हैं कि प्लीज यूपीए के लोगों को मत रखना जो 10 साल तक चले हैं, 5 साल तक चले हैं, क्योंकि घोटालों का अंबार लगा था, गलत रास्ते पर ले गए थे, पेपर्स पर साइन करा लिए थे। इसलिए क्या अपने मंत्रिमंडल को आगाह करना एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसको बुरी निगाहों से देखा जाएगा? अपने मंत्रिमंडल को सटीक रखना, साध कर रखना, यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इसीलिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनके द्वारा दिए गए फैसले को सभी स्वीकार कर रहे हैं। मसला सचिव का हो, मसला पीए हो। क्या यह अच्छी बात नहीं कि रिश्तेदारों को मत रखिए? नहीं, तो सचिव को तो आपके सबसे जो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी रहे हैं राजनाथ, वो अपना एक सचिव रखना चाहते हैं तो उनको ही मना हो गया। वो रिश्तेदार नहीं था, रिश्तेदार नहीं था। वो पॉलिसी है कि आलोक सिंह जी यूपी में रहे, इसलिए उनको नहीं लिया जाएगा। ये पॉलिसी बनी, इसलिए क्या चिंता की बात है? राजनाथ जी ने तो बुरा नहीं किया, राजनाथ बुरा व्यक्त नहीं किया, उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। आपको चिंता हो रही बिना वजह। तो अन्याय की बात जहां तक आती है तो राजनाथ सिंह कैसे बोल सकते हैं भाई? मंत्रिमंडल में है, कहीं ना कहीं मोदी के। इसलिए पॉलिसी जब बनती है तो उसको फॉलो करना पड़ता है और उसमें आप झगड़ा नहीं लगा सकते। हम विश्वास के इमारत पर खड़े लोग हैं, हम विश्वास के हिमालय पर खड़े लोग हैं और इसलिए हम अटूट भाव से काम करते हैं। अटूट भाव से काम करने की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर महंगाई को लेकर लगातार सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। जो मैं पिछले सवाल छोड़ आया था, आपकी एक बैठकों का दौर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अंदर जारी है और लगातार बताया जा रहा है आलू से लेकर हर चीज़ों का अब धीमे धीमे निर्यात कम होगा या इस तरीके से हम उसे करने की कोशिश करेंगे जिससे खाद्यान्न व्यवस्था सही रहे। लेकिन अभी तक एक सवाल भी नहीं खड़ा किया गया कि इसको सेफ कैसे करेंगे, रखेंगे कहाँ पर? किसने कहा आपको? ये बिना वजह के प्रश्न कर रहे हैं आप। देश में आज भी आलू रखा जा रहा है, प्याज रखा जा रहा है, इतने बने हुए हैं। अगर कम है तो चीन से बात शुरू हुई है तत्काल व्यवस्था की दृष्टि से। नहीं, फिर वही मैं कह रहा हूं, खाद्यान्न व्यवस्था को सेफ यानी सुरक्षित रखने की व्यवस्था खुले में हमेशा से पड़ा रहता है, चाहे किसी खाद्यान्न की बात की जाए। इसी सरकार ने चिंता व्यक्त की है। 1,31,000 मैट्रिक टन अनाज अभी गफलत में चला गया। किसके कारण गया? और ये ना हो इसकी शुरुआत हुई है। क्या एक दिन में टीन चद्दर बन जाएंगे? आप कैसे सवाल कर रहे हैं? ये महंगाई को रोकने का सबसे बड़ा कदम होना चाहिए। निश्चित तौर पर इसी से चाइना से बात हो रही है कि सेफ्टी जोन कैसे बनाया जाएगा, तत्काल प्रभाव से कैसे बनाया जाएगा। आप पूरा अध्ययन करिए मित्र। उसके बाद इस सरकार का एक एक पहलू जो है वह
सोच समझकर उठाया जाता है। 1,31,000 मीट्रिक टन पिछले 10 वर्षों में सड़ गया है। इसलिए हमने पहले इतना ही नहीं, 26 लाख कुछ करोड़ रुपए के आपके सब सब्जी फल सड़ जाते हैं, इन सब की व्यवस्था सरकार कर रही है। आप क्या 30 दिन में 59 महीने जिंदा रहना, अभी क्या 30 दिन में सब चीजें पूछने लगेंगे? मुझे लगता है इन बातों पर विचार करना चाहिए। आप भी भारत के नागरिक हैं, आपका भी दायित्व बनता है। बड़ा हमको अफसोस होता है, धीरे समझना पड़ेगा। बड़ा अफसोस होता है जब दायित्व निभाने की बारी आती है, तब आप इस तरीके से कहते हैं कि हमें नहीं, नहीं, ये मेरा अफसोस सवाल नहीं है। बहुत छोटा ये सवाल है। अफसोस नहीं है, ये आप जबरिया का भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं 30 साल में सब ठीक हो जाएगा, 30 महीने में ठीक हो जाएगा? किसने कहा आपको? क्या कार्य पद्धति बिगड़ी हुई थी? साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक खत्म हो गए थे, आज वहां जिंदा दिली दिख रही है। लोग कार्य संस्कृति का प्रभाव होने लगे, 9 बजे लोग दफ्तर में पहुंचने लगे हैं, तो देश शांत था। इन बातों की प्रशंसा नहीं है। आप खामखा आप कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, 30 दिन में आपसे सवाल ना किए जाए, लेकिन आपने जब दिल्ली की सरकार आप 30 दिन में 10 सवाल करिए, हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं, 30 दिन में आपने कहा कि 30 दिन में सब सही नहीं हो सकता है। जिस वक्त हर्षवर्धन सीएम की उम्मीद में की दौड़ में थे, लगातार सवाल दागे जा रहे थे दिल्ली सरकार के ऊपर, तब ये सीख क्यों नहीं आई थी? तब क्यों नहीं सवाल खड़े किए गए थे कि नहीं कंट्रोल होना चाहिए, अभी तो उनको समय तो दीजिए? किसको? अरविंद केजरीवाल की सरकार को। क्या हुआ आपको? तब वो तो आपने भगवान- 7वें दिन ही किसकी बात कर रहे हैं सवाल आप? खड़ा कर दिया था। कोई 7वें सवाल दिन नहीं खड़ा किया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? राजनीति में 38 साल लग गए, तब आप आज जिया चैनल से आए हैं बात करने। 2 दिन में राजनीति फसल नहीं उपजती है। केजरीवाल क्या है? न खरीफ की फसल है, न रबी की फसल है, न खेत है, न खलिहान है। राजनीतिक दौर क्या चाहते हैं? एक नौकरशाह? क्या वो राजनीति में आ जाएंगे 8 महीने के अंदर? अन्ना के आंदोलन के से उपजी श्रद्धा में श्राद्ध करने आए थे वो, और 49 दिन में भाग गए। राजनीतिक नहीं है वो, राजनीतिक खिलौना नहीं है जो चाहे खेल लेगा। इसीलिए मैंने कहा सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन उसके विवेचना और उसके अंतर्गत जाना, विषय को समझना ये कठिन। प्रभात भाई, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर अरविंद केजरीवाल पे बात होगी, क्योंकि उसने राजनीतिक धुरंधरों को कहीं ना कहीं एक तरीका सिखा दिया था, टोपी जरूर पहना दी थी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और लगातार प्रभात झा से वो जो चर्चा है वो गर्मा गर्म चल रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल राजनीतिक फसल को कैसे उड़ा ले गए, किस तरीके से काट ले गए। कहीं ना कहीं वो आप लोगों को एक तरीके से टोपी जरूर पहना गए। जिस वक्त आपको भुनाने की बारी आई थी, 3 साल लगातार 3 बार का दौर गुजार चुकी थी शीला सरकार, और उस वक्त एक जो संपत्ति बोर्ड था वो आप अपनी तरफ लेने की बारी आई थी, वो अरविंद केजरीवाल उड़ा ले गए। तब आपको नहीं समझ में आया कि राजनीतिक समीकरण उनके कहीं ना हमको कहीं तब भी समझ में आया और आज भी समझ में है। हम राजनीति में सतत काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारा संगठन सतत चलता है। हम फसली जामा नहीं पहनते हैं, और ये टोपी वोपी जिनको पहनाना हो आप पहनाइए, हम ना पहनते हैं ना पहनाते हैं। हम सीधी बात जानते हैं कि राजनीति एक सतत राज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। हम उस करने में लगे हुए हैं। हमारी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। हम अतुलनीय पार्टी के लोग हैं जो विपक्ष में रहते रहते सत्ता के दरवाजे पर आए हैं। किसी स्काई लैब से और किसी हेलीकॉप्टर से उतरकर नहीं आए हैं, जनता की सेवा करके आए हैं। एक बार नहीं अनेक बार आए हैं। अरविंद केजरीवाल आपके लिए विषय हो सकता है, मेरे लिए विषय है ही नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में पता लग गया, 425-30 जगह खड़े किए थे, 4 लोग जिता कर लाए, वो भी उनकी कृपा पर नहीं, वो वहां की मजबूरियों के कारण आए। इसलिए आने दीजिए, अगला चुनाव पता लग जाएगा, आपके मुंह पर भी बंद हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल, और समाज समझ जाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी किसे मानते हैं आज दिल्ली में कोई भी हो, हमें क्या लेना देना? अरे हम तो ये जानते हैं मानते नहीं हो, यहाँ पे हम हर जगह पे 7 की 7 सीटों पे सेकंड नंबर पे वही रही है। 60 नहीं, आपको किसने? टक्कर वही दे रही है। आप करिए ना चिंता, हम थोड़ी चिंता कर रहे हैं उसकी। कांग्रेस की लुटिया डूब रही है इसलिए वो आ गया, इसलिए। लेकिन कहीं 1 नंबर पर तो नहीं आई ना वो, 7 में जीती क्या हो? आप इसी बात में खुश हैं कि नंबर पे आ गई। अगर विधानसभा में हम क्यों खुश होंगे? ये तो सरकारी, 10 ये सीटों आंकड़े पर सरकारी आंकड़े आंकड़े 10 सीटों पर आई है, सिर्फ 10 सीटों पर। 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। इसलिए आप वो प्रश्न ना करें
जो प्रश्न का दम नहीं है। मैं 60 सीटों वाला आदमी बैठा हूं आपके पास। 60 सीटों वाले आप बैठे जरूर हैं, लेकिन सरकार दिल्ली के अंदर जब भी विधानसभा इलेक्शन होंगे तो 70 सीटों की बात होगी, और 70 को अगर तोड़ के देखा जाएगा तो उसी हिसाब से आपसे बात की जाएगी। मैं कह रहा हूं कि 7 लोकसभा में 10 सीटें मिली हैं। कैसी बात करते हो आप? 10 सीटों की चिंता हम करने लगे? हम हर सीट की चिंता करते हैं, लेकिन 7 लोकसभा में 70 सीटों में 60 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमजोरी रही है, वो 3rd नंबर। अब आप किसी को कहिए, आपको आप पार्टी दिखती है, कांग्रेस दिखती है, बीजेपी नहीं दिखती है, तो क्या देखने का नजरिया है। चलेगी दिल्ली इलेक्शन में आपको लगता हम देखिए, हम मोदी लहर भी नहीं जानते, हम काम की लहर, कर्म की लहर, हम कर्मयोगी लोग हैं। हम विश्वास करते हैं, हम अच्छे से काम करेंगे, दिल्ली की सेवा करेंगे तो दिल्ली की जनता हमारी ओर आएगी, और निश्चित आएगी। प्रभात भाई, आप सफल पत्रकार भी रहे हैं एक वक्त के, और आज राजनीतिक में एक सफल वो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक आंकड़े ये भी बताते हैं कि मेड़ वाली कई पार्टियां लगातार आपकी ही नाक में नकेल करके गई हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की लगातार नाक में नकेल रही, मुलायम की। अगर इधर की बात की जाए तो शिवसेना कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर है, लेकिन कई पार्टियों की छोटी रीजनल पार्टियां लगातार सवाल खड़े करके गई हैं कि उन्होंने अपना वर्चस्व भी कायम किया है। यहाँ तक कि शिवसेना से निकली हुई मन से, उसने तो यहाँ आपको विधानसभा इलेक्शन में कई जगहों पे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि आप सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाए महाराष्ट्र में। ये वही मेड़ है। फिर वही जानकारी नहीं है आपको। अभी सबसे ज्यादा सीटें 39 सीटें किसको मिली हैं? अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने महाराष्ट्र के उस विधानसभा की बात की है जिसके अंदर मनसे ने कहीं कहीं पर तीसरी पोजीशन पे। वहां पर मनसे ने, किसने कहा आपको? मनसे ने कर दिया। हम वहां पर आज भी प्रतिपक्ष में नेता हैं। किससे आप कह रहे हैं? सत्ता क्या पक्ष से। सपा को और बसपा को आप मेड़ वाली पार्टी मानते हैं? समाजवादी पार्टी भारतीय इतिहास में 1940 से चल रही है। 70 में वजूद में आई, 70 के दशक में वजूद में आई, ज्यादा 70 के दशक में वजूद में आई। किसने कह दिया आपको वजूद में आई? सपा जो है, प्रसोपा और संसोपा 2 पार्टियां हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की। 70 के दशक में, 70 के दशक में टूटना शुरू हुआ था। उस वक्त तक जानकारी नहीं है आपको। राम मनोहर लोहिया एक सपा के थे, समाजवादी पार्टी के थे, और उन्होंने ही और आचार्य नरेंद्र देव जी ने अलग जगाया था, और आज नहीं जलाया था, 1950 के पहले से जलाया था। और उस जली लौ को लेकर चलने वाले लोग बट गए होंगे 18 भागों में, 18 तरह से। रामविलास भी वहीं के थे, नीतीश कुमार भी वहीं के थे, लालू भी वहीं के थे, मुलायम भी वहीं के थे, बट गए होंगे। लेकिन ये नहीं कहना कि वो मेड़ के लोग हैं। वे आजादी की लड़ाई के बहुत प्रबल दावेदार लोग रहे हैं। तो आप इनको मेड़ के कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आरटीआई का कानून के लिए लड़ते रहे, आरटीआई के उजागर के लिए लड़ते रहे। आंदोलन की अवैध संतान है ये। अन्ना को तो कुछ नहीं मिला, इसलिए आप पैरवीकार हो सकते, मैं पैरवीकार नहीं हो सकता। मैं किसी का पैरवीकार नहीं हूं। सवाल खड़े करने मेरा नहीं, सवाल आप खड़े करिए। पत्रकार की हैसियत से सवाल खड़े करना मेरा सौरभ जी, सवाल जो आप खड़े कर रहे हैं उसमें दम होना चाहिए। तो बिल्कुल दम है। इसलिए के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि मेड़ क्या होता है। मैंने कहा मेड़ 8 महीने की पार्टी दिख गई आपको कैसी है? इसलिए 8 महीने की पार्टी को आप मुझे अगर डराएंगे तो मैं भारत की आजादी के बाद वाला विपक्ष हूं, और एक बार नहीं 3 बार सत्ता में आया हूं, और अब की बार तो 282 और 318 सीटें लेकर आया हूं। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं। आप मेड़ वाली पार्टी है, जो भी आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं वो ठीक है, बात सही है कि वो उनको सफाई देनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा बिल्कुल सिंपल सा है कि उस वक्त शायद हम ये आज़ादी के समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद जिस भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहे हैं, आरटीआई कानून की बात कर रहे हैं, उसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने देश को दिया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। केजरीवाल असफल नौकरशाह, इनकम टैक्स ऑफिसर, कुछ पता नहीं आपको? परिवर्तन और कबीर नामक संस्था चलाने वाले लोग, कागजों पर विदेशी फंड से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग, जनता को गुमराह करने वाले लोग, मनीष सिसोदिया से परिवर्तन और कबीर में पैसे को लेकर झगड़ा करने वाले लोग, सारे लोग आप छोड़ रहे हैं, और हम आप मिलकर आपका समर्थन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। हम समर्थन नहीं कर रहे, हम तो वो भी सब भी कह रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पर है, आप पहले नंबर पर है। आप इसको भी तो मान रहे होंगे। देखिए, आपका क्या है, सवाल क्या है कि आप पूरे चादर की चांदनी नहीं देख रहे हैं, आप कालिक देखेंगे। मेरा काम है देश काल परिस्थितियों में चांदनी दिखाना। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, मैं नकारात्मक नहीं हूं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए देश का और उसके बाद दिल्ली की, दोनों जगहों पर क्या आपको लगता है कि एक समय बैठाकर बीजेपी दिल्ली में भी सत्ता के अंदर आ पाएगी? क्योंकि एक वक्त तो जब केंद्र की इलेक्शन की बात हो रही थी तो मोदी लहर की बात हो रही थी। देखिए, मोदी लहर काम, मैंने फिर कहा, काम की लहर है। आज और कल में
बहुत सारे चैनल्स पर नौजवानों से पूछा गया, देश की जनता से पूछा गया, सब ने कहा कि अभी मत पूछिए, अभी तो हम आशा लेकर आए हैं, मोदी जी से हमारी बहुत उम्मीद है और उम्मीद के किरणों का निकलना अभी प्रारंभ हुआ है, सवेरा होने वाला है। देश को दूसरी आर्थिक आजादी दिलाने की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, एक नहीं अनेक। हमने शपथ समारोह 26 मई को ही बता दिया कि हमारी नीयत क्या है, सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर। और इसके बाद आज हम और आप बात कर रहे हैं, सुषमा जी बांग्लादेश में पासपोर्ट से लेकर बांग्लादेश घुसपैठियों पर चर्चा कर रही है। किसने चर्चा की है 50 साल में? राष्ट्रीय मुद्दों को, वंदे मातरम, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, इन सब बातों को बक्से में बंद कर दिया गया था। इसलिए धीरे धीरे सकारात्मक सोच में आइए और मेरा सबसे निवेदन है कि भारत के सकारात्मक, क्योंकि पहले हम भारतीय हैं, प्रभात भाई, पत्रकार के पहले भी एक भारतीय। प्रभात भाई, एक हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें सकारात्मक सोच की आपकी तारीफ की थी, लेकिन दूसरे दिन ही वो सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं मुझे गिरती हुई नजर आई। ये एक पत्रकार होने के साथ दुख भी था। क्या हिंदी भाषा को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि मंत्रालय में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन बाद में इस पर सफाई भी आना शुरू हो गई जब विरोध हुआ। दूसरी आपकी जानकारी के लिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और राष्ट्रभाषा का मैं मेंबर हूं, पार्लियामेंट मेंबर होने के इसीलिए आपसे ये बात पूछी, लेकिन अभी तक कोई आदेश वापस नहीं लिया गया है। थोपा तब भी कहा गया था नहीं जाएगा, लेकिन हिंदी सॉफ्टवेयर, हिंदी में कंप्यूटर सारे काम करना, ये सारी बातें यथावत हैं। सोशल मीडिया पर हिंदी में काम शुरू हो, इसके प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं। पीएम हाउस से लेकर होम मिनिस्टर तक नहीं, पूरे मंत्रालयों को आदेश दिया गया है और यह कहा गया है कि हिंदी का महत्व बढ़ाएं। इसका यह अर्थ नहीं है, जो सफाई दी गई थी, हम अंग्रेजी को समाप्त करने वाली बात नहीं कर रहे हैं और इसको गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हां, आज भारत को समझ और भारत की समझ, भारत में अधिक बोली बोलने जाने वाली हिंदी का महत्व न हमारे घटाने से घटेगा, न हमारे बढ़ाने से। हम बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। क्या राष्ट्रभाषा को बढ़ाना कहीं ना कहीं? नहीं, कोई नहीं, अच्छा है, बढ़ाना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरा सवाल बात की जाए कि आप बार बार कह रहे हैं कि कंपटीशन में अगर देखा जाए तो आप कई प्रधानमंत्री देख चुका है हिंदुस्तान आज के वक्त पे, जवाहरलाल नेहरू से लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री से मोदी की तुलना की जाए, किस सरकार से आपका कंपटीशन है? कभी किसी की तुलना नहीं करना चाहिए। नहीं, कंपटीशन किस सरकार से? अच्छा ये बता दीजिए। देखिए, हमारा ग्रोथ रेट आप देखिए कि 8 साल में या 9 साल में ओबामा पहले नंबर पर आया है सोशल मीडिया पर, और सिर्फ 30 दिन में नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में चौथे स्थान पर आया है। कल्पना करिए, किसकी तुलना कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति की तुलना नहीं करते, ना हमने कभी विवेकानंद की तुलना किसी और से की, ना हमने डॉक्टर हेडगेवार की तुलना किसी की। हर का अपना कार्य होता है, हर को मौका मिलता है। 15 महीने में लाल बहादुर शास्त्री ने नींद हराम कर दी थी सबकी, और कहा था आराम हराम है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। धोती कुर्ता पहनकर उसने पाकिस्तान को 1965 में छक्के छुड़ा दिए थे। इसलिए यह कहना, यह तुलना करना, यह मुझे लगता है नहीं, अगर ग्रोथ के रेट के हिसाब से देखा जाए तो आप किस सरकार से कंपैरिजन मानेंगे? 30 दिन में तुलना नहीं नहीं, मैं 30 दिन की तुलना की बात नहीं कर रहा हूं। किसको आइडियल करके उसके आगे मैं सबको आइडियल मानता हूं। जो प्रधानमंत्री बनता है देश की जनता के विश्वास में बनता है, इसलिए हर का अपना काम होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी को जो 60 महीने का मैंडेट मिला है, वो निश्चित तौर पे भारत की जनता की आशा और राष्ट्र हित के उस पर खरे उतरेंगे। अभी तक के ग्रोथ रेट के हिसाब से बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। उस सरकार से क्या आगे निकलने की कोशिश होगी? क्योंकि लगातार यही बात बताई जा रही है कि इसके अलावा कोई भी सरकार आई है या तो ग्रोथ नीचे गई है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में महंगाई, इन सारी चीज़ों की बात प्याज ने जरूर रुलाया था, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज सुनने को नहीं आई थी। और आठ के ऊपर हम पहुंच गए थे। हर पुत्र की अभिलाषा होती है कि वो अपने पिता से आगे निकले। अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके पिता तुल्य हैं, और इसलिए उनसे आगे निकलेंगे तो उनको भी खुशी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी इस देश को प्रगति पथ पर ले जाएंगे। भविष्य में किस तरीके से हम देखें कि आने वाला वक्त हिंदुस्तानियों को, क्योंकि अभी अच्छे दिन का नारा कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त तो जरूर हुआ, लेकिन हकीकत में नहीं बदल पाया। इस ख्याति को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? नारा जो होता है उन जनता की नब्ज होती है। ऐसा नहीं कि आपको याद है अच्छे दिन, जनता को नहीं याद है, लेकिन अच्छे दिन 67 साल के बुरे दिन से क्या 30 दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे? यह सोच और यह मानसिकता धीरे धीरे बदलनी होगी।
और यह भी बदलेंगे। 14 साल तक गुजरात में जिनको वहां के मीडिया ने और अन्य लोगों ने, देश के मीडिया ने विलन बनाया था, वो देश का हीरो बन के उतरा है। इसलिए हम अपने काम में लगे रहते हैं, न चिंता करते हैं। चिंता सिर्फ राष्ट्र की और जनता की करते हैं। बाकी सब लोगों को अपने अपने दायित्व पर छोड़ देते हैं कि अपना दायित्व करिए। लोकतंत्र में खबर पालिका भी देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह अपने दायित्व से भटकेगा, जनता का विश्वास खोएगा। तो बिल्कुल साफ है कि जनता का विश्वास ना खोए, इसके लिए मीडिया को भी सजग रहने की बात प्रभात झा कर रहे हैं। लेकिन प्रभात झा खुद एक पत्रकार भी रहे और एक सफल राजनेता भी रहे। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो अच्छे दिन का वादा है वो कब तक पूरा होगा, इस सवाल का जवाब तो शायद थोड़ा सा घुमा ले गए। लेकिन अभी भी उनका उम्मीद यही है कि पहले 5 जो करीब लंबा समय कांग्रेस का रहा है और उसके अलावा यूपीए सरकार का रहा है, उससे 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हल नहीं हो सकती थी। बात लगभग कहीं ना कहीं सही भी नजर आती है। लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद का दामन आज भी जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर और एनडीए के अंदर तराशती नजर आ रही है। मुझे दीजिए इजाजत। जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है।